Dear students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. Those students who are going to prepare for BCom examinations, BCom Part 2 from CSJM University, and BBA students, MBA students, etc. This chapter, process costing, is having a great importance for them all. In spite of this, those students who are preparing for any competitive examinations, वो लोग भी हमारे इस वीडियो को देखें और विश्वास दिलाते हैं कि ये जो MCQs आपके पास लाए गए हैं ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके competitive examinations के लिए। ओवरव्यू लेते हुए चलें। देखें, प्रोसेस कॉस्टिंग जो होता है ये कहाँ यूज होता है। कॉस्टिंग के अंदर आपने देखा, हम आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुके हैं कि कॉस्टिंग मेनी वेज होता है, यानी विभिन्न तरीके से होता है। कॉस्टिंग के अपने करने के अलग अलग मेथड्स भी होते हैं, सभी डिफर भी होते हैं। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर वन ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट फुलफिल्ड विद वन प्रोसेस या सिंगल प्रोसेस। तो जब सिंगल प्रोसेस में कोई भी प्रोडक्ट नहीं हो पाता है तो वहाँ पर हमें प्रोसेस कॉस्टिंग की आवश्यकता होती है और हम सभी लोग प्रोसेस कॉस्टिंग के थ्रू वहाँ पर अपनी कॉस्टिंग की एस्टिमेशन करते हैं। जैसे शुगर मिल हो गया, यहाँ पर पहले क्रशिंग डिपार्टमेंट होगा, फिर रिफाइनिंग डिपार्टमेंट होगा, फिनिशिंग डिपार्टमेंट होगा। ठीक, डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट्स होंगे। ऐसे ऑयल रिफाइनरीज हैं, वहाँ पर भी कई प्रोसेस में हो करके तब एक फिनिश्ड प्रोडक्ट मार्केट में सेल करने के लिए आता है। बैंगल्स मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें भी कई प्रोसेस होते हैं। आयरन ओर है, उसमें भी कई प्रोसेस होते हैं। और इसेंशियल्स वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जहाँ पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एक प्रोसेस के बाद भी कुछ सेल किए जा सकते हैं, सेकेंड प्रोसेस में भी कुछ सेल कर सकते हैं, थर्ड प्रोसेस में भी कुछ सेल कर सकते हैं। तो प्रोसेस में ऐसे इसेंशियल पार्ट्स को भी हमें समझना होता है कि कुछ प्रोसेस जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है, कुछ लोग कच्चा तेल खाना पसंद करते हैं तो क्रूड ऑयल ले जाएंगे, कुछ लोग रिफाइंड पसंद करते हैं तो रिफाइंड ऑयल लेंगे, कुछ लोग फिनिश्ड प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो फिनिश्ड प्रोडक्ट लेंगे। यानी ईच एंड एवरी प्रोसेस हैज दिस कैपेसिटी टू सेल सम ऑफ द प्रोडक्ट। हर एक प्रोसेस में जो भी आउटपुट होती है, such output is transferred to the next process for the further functioning, for the further work। आगे के प्रोसेस में हम उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। सेम आउटपुट उस प्रोसेस की इनपुट बन जाती है और उसके बाद सेकेंड प्रोसेस की आउटपुट थर्ड प्रोसेस की इनपुट बन जाती है। और हो सकता है कि जो कुछ भी हम फिनिश्ड प्रोडक्ट बना रहे हों वो किसी अन्य इंडस्ट्री के लिए हमारे रॉ मटेरियल हो। ठीक, तो इस तरह से हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग का एस्टिमेशन, कैलकुलेशन और कॉस्ट एस्टिमेशन हम करते हैं। देखें, आइए कुछ MCQs हैं जो हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्च किए हैं और आपके प्रैक्टिस सेट से निकाले हुए हैं, जो मैं आपको एवरी MCQs वुड बी एक्सप्लेन्ड बिफोर यू। कौन सा ऑप्शन हो सकता है राइट है, कौन सा रॉन्ग है और रॉन्ग है तो क्यों है। ठीक, इस चीज़ पर हम सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। और बच्चों, हो सकता है सेम MCQs आपके एग्ज़ाम में ना आए, इसलिए एक्सप्लेनेशंस को अच्छी तरह से अपने माइंड में सेट कीजिए। जब एक्सप्लेनेशंस आपके माइंड में सेट होंगी तो MCQs के क्वेश्चंस अगर बदल भी जाते हैं
तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द करेक्ट आंसर इन different MCQs. Let us proceed. Question number 1. Features of process costing is. Process costing का फीचर क्या है? तो अब आप सबसे पहले ऑप्शंस देखें. फीचर कॉस्ट प्रोसेस कॉस्टिंग के क्या फीचर हो सकते हैं. जैसे अभी आपको हमने बताया कि इसमें कई प्रोसेस होते हैं. हर एक प्रोसेस का फिनिश्ड प्रोडक्ट नेक्स्ट में इनपुट बन जाता है और जो भी गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है वो अपने पास रखते हैं हम. ठीक, मे बी पॉसिबल कि जो हमारे पास फिनिश्ड प्रोडक्ट रखा हुआ है वो किसी अन्य इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बन जाए और प्रोसेस के अंदर हम गुड्स की कुछ पोर्शन वेयर हाउस में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. रिमेनिंग पोर्शन हम नेक्स्ट प्रोसेस में फर्दर प्रोसेसिंग के लिए ट्रांसफ़र करते हैं. तो लेट अस प्रोसीड. ऑप्शन नंबर 1 है प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन कस्टमर ऑर्डर. देखिए सिंगल आउटपुट में आपको टेंडर स्टेटमेंट पढ़ाया गया था. वेयर यू गॉट ऑर्डर एंड देयर आफ्टर वन ऑफ द एस्टिमेशन ऑफ सेल प्रिपेयर्ड एंड रेंडर टू योर पार्टी. अपने पार्टी को आपने भेज दिया था. ठीक, तो कस्टमर के ऑर्डर्स यहाँ पर नहीं आएंगे और अगर आते भी हैं तो किसी भी प्रोसेस से रिलेटेड नहीं होते, वो हमारे सेलिंग डिपार्टमेंट का काम होता है. राइट, तो सेलिंग डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स को बेस रख करके हम प्रोडक्शन प्रोसेस अपना कंटिन्यू रखते हैं. लेकिन प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन कस्टमर ऑर्डर, ये तो सभी कॉस्टिंग के लिए जनरल सी बात है कि प्रोडक्शन हम उतना ही करते हैं जितना ऑर्डर मिलता है. ये प्रोसेस कॉस्टिंग का फीचर नहीं है. गुड्स प्रोड्यूस फॉर इन्वेंट्री. अभी आपको हम एक्सप्लेनेशंस में बताए कि जो भी गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं पहले उसे अपने वेयर हाउस में रखते हैं. हमारा काम वेयर हाउस का भरना है क्योंकि मैं कास्टिंग डिपार्टमेंट से हूँ. हमारा काम सेल करना नहीं है. तो हम क्या करेंगे, गुड्स को जो भी प्रोड्यूस करेंगे दैट वुड रेंडर टू माई इन्वेंट्री या वेयर हाउस. डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ना प्रोसेस के अंदर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर करते हैं, एक ही टाइप के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करते हैं. अलग अलग प्रोडक्शन हम प्रोसेस कास्टिंग के अंदर नहीं कर पाएंगे. ठीक, तो आपका डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव. तो देखें फर्स्ट ऑप्शन सिंगल आउटपुट से रिलेटेड है, सेकेंड ऑप्शन आपका प्रोसेस से है और थर्ड ऑप्शन है डिफरेंट प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड. ये हमारे प्रोसेस कास्टिंग का करेक्टरिस्टिक नहीं है, यानी आपका आंसर होना चाहिए बी. तो गुड्स प्रोड्यूस फॉर इन्वेंट्री यानी गुड्स इज ट्रांसफर टू वेयर हाउस. गुड्स को वेयर हाउस में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं. जो भी मैन्युफैक्चरिंग है उसे हम वेयर हाउस में. सबसे पहले आपको समझना होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कॉस्ट यूनिट यानी कॉस्ट सेंटर बिल्कुल अलग होता है और सेलिंग सेंटर या फाइनेंशियल सेंटर बिल्कुल अलग होता है. तो आप इस समय कॉस्ट सेंटर में हैं तो केवल कॉस्ट की बात करेंगे. राइट, नेक्स्ट देखें एक्सेस ऑफ एक्चुअल लॉस ओवर देन द एस्टिमेटेड लॉस इज कंसिडर्ड एज. देखिए बच्चों, एक्चुअल लॉस क्या होती है और एस्टिमेटेड लॉस क्या होती है. पहले आप इन लॉसेज को समझें, फिर उसके बाद क्वेश्चन पर जाओ. एक्चुअल लॉस वो है जो एक्चुअली अराइज हुई. एक्चुअल लॉस इज दैट लॉस दैट इज एक्चुअली अराइज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन. और एस्टिमेटेड लॉस इज दैट लॉस which is estimated before production. एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लीजिए. अगर आप सरसों का तेल 100 किलोमीटर दूर से घर लाते हैं तो ये मेरे मन में अपने आप ही एक एस्टिमेशन आ जाता है कि लगभग 200 ग्राम तो कम हो जाएगा या पर केजी 100 ग्राम कम हो जाएगा. ठीक, दिस वाज माई एस्टिमेशन. लेकिन जब लेकर के आ रहे थे रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज़्यादा लॉस हो गई.
तो वो एस्टिमेशन नहीं था, वो एक्चुअल लॉस है। अब क्या, एस्टिमेशन तो मेरा था 100 ग्राम, लेकिन जो लॉस हो गई वो 500 ग्राम हो गई। तो 500 ग्राम लॉस हो गई, ये कौन सी लॉस बनेगी? इसे हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। यानी जब एक्चुअल लॉस एस्टिमेटेड लॉस से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम एबनॉर्मल लॉस कंसीडर करेंगे। देखिए आंसर कौन सा है आपका, ए। नॉर्मल लॉस का मतलब हुआ जो मैंने एस्टिमेट किया था वही हमारी नॉर्मल लॉस होती है। नॉर्मल गेन का जो एस्टिमेशन किया था, अब आप गेहूं लेकर के मार्केट में आ रहे थे, रास्ते में पानी बरस गया, ठीक, गेहूं का वेट बढ़ गया, तो इसे कहते हैं एबनॉर्मल गेन, जो आपने एस्टिमेट नहीं किया था फिर भी मिल गया। और नॉर्मल गेन जब आपका जो नॉर्मल लॉस होनी थी वो नहीं हुई, तो वही हमारी नॉर्मल गेन बन जाती है। ये कोई अलग से कोई भी अमाउंट रियलाइज नहीं करती। नेक्स्ट देखें, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट। देखिए जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट होते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द एक्सपेंडिचर्स relating to the byproducts and thereafter that is proportionately divided to the byproduct to estimate the cost per unit या cost of production of byproduct। कौन सा फीचर ऐसा है जो जॉइंट प्रोडक्ट का नहीं है? सेम रॉ मटेरियल। देखें जॉइंट प्रोडक्ट में जो रॉ मटेरियल होगा वही बाई प्रोडक्ट में भी होगा, वही सब जगह पर होगा, इसलिए सेम रॉ मटेरियल होना फीचर है। सेम प्रोसेस अडॉप्टेड, बिल्कुल सही है, प्रोसेस भी बिल्कुल सेम अडॉप्ट किया जाता है। कैन बी सोल्ड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, ये कुछ गलत लग रहा है, ये फीचर नहीं है। इट हैज इक्वल इंपॉर्टेंस, बिल्कुल सभी का इक्वल इंपॉर्टेंस होता है। इट कैन बी सोल्ड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, यानी ऑप्शन आपका सी होना चाहिए करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें बता रहा है इट कैन बी सोल्ड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। देखें अगर प्रोसेसिंग होना ही नहीं है तो जॉइंट प्रोडक्ट इटसेल्फ एक कंप्लीट प्रोडक्ट होगा। जॉइंट प्रोडक्ट क्या होगा? कंप्लीट प्रोडक्ट होगा, तो बाई प्रोडक्ट होने की जरूरत नहीं, फिर जॉइंट वर्ड भी तो नहीं आना चाहिए, राइट। तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखें, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन प्रोसेस कॉस्टिंग। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है कि कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें हम प्रोसेस कॉस्टिंग में इंक्लूड करते हैं और कॉस्टिंग में इंक्लूड करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो अब आप देखें प्रोसेस कॉस्टिंग में आपका एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, ये प्रोसेस कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है। शुगर मिल है, क्योंकि शुगर मिल अभी आपको एग्जांपल दिया था। ऑयल रिफाइनिंग ये भी है, यानी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। तो आंसर ए शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। विच प्रोसेस इज अडॉप्टेड फॉर कंटिन्यूअस मास प्रोडक्शन। देखें तो मास प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट प्रोसेस। सबसे पहले एक माइंड में अपने सेट कर लीजिए कि मास प्रोडक्शन कैन नेवर बी अराइज विदाउट हैविंग प्रोसेसिंग। जब तक उनका प्रोसेस नहीं होगा तब तक मास प्रोडक्ट हो भी नहीं सकता। अब आइए आप अपने ऑप्शन देखते हैं। एक्चुअल कास्ट, विदाउट एक्चुअल कास्ट मास प्रोडक्शन विच प्रोसीजर इज अडॉप्टेड, एक्चुअल कास्ट का कोई मतलब ही नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्ट एक एस्टिमेशन कॉस्ट होती है। प्रोसेस कॉस्ट आपकी अभी आपके ऑप्शन होना है, और जॉब कास्ट का मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपका आंसर सी करेक्ट आंसर होगा, यानी विच प्रोसेस इज अडॉप्टेड फॉर कंटिन्यूअस मास प्रोडक्शन। तो प्रोसेस का कंटिन्यूअस प्रोडक्शन चलता रहता है, कंटिन्यूअस वो आगे बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंसेप्ट इज यूज फॉर प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए कौन सा कंसेप्ट यूज किया जाता है? तो बच्चों इसको वहाँ देखने से पहले, याद करने से पहले ऑप्शन पर आ जाओ
क्योंकि बहुत से ऐसे ऑप्शन होते हैं जो हमें सीधे आंसर भी दे देते हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपको सभी पॉइंट्स अगर आती है तो आपको पता चल जाएगा कौन सा गलत है। देखें, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यानी एस्टिमेटेड कॉस्टिंग एंड एक्चुअल कॉस्टिंग का डिफरेंस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है। छोड़िए मैनेजमेंट कॉस्टिंग, दिस इज वन ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कॉस्टिंग तो मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, इसको छोड़ दीजिए। एवरेज कॉस्टिंग अलग लग रहा है आपको। डिफरेंशियल कॉस्टिंग कल आपको समझाया था। अब आप देखिए जो एवरेज कॉस्टिंग है ये प्रोसेस कॉस्टिंग का कंसेप्ट बनेगा। तो एवरेज कॉस्टिंग इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए एबनॉर्मल लॉस इज कैलकुलेटेड। अभी बच्चों आपको पीछे हमने क्वेश्चन में बताया है कि एबनॉर्मल लॉस क्या होती है। तो एक्सेस ऑफ नॉर्मल लॉस ओवर एस्टिमेटेड लॉस, ठीक, यानी कि एबनॉर्मल लॉस क्या है, ये नॉर्मल एस्टिमेटेड लॉस के ऊपर जो लॉस हो जाती है उसे आप एबनॉर्मल लॉस के अंदर इंक्लूड करते हैं। ऑप्शन में देखें, ऑप्शन कुछ अलग दिया हुआ है। नॉर्मल आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, परसेंटेज ऑफ इनपुट, एक्चुअल आउटपुट माइनस नॉर्मल आउटपुट, ऑल ऑफ द अबव। तो देखें, जब प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर आपको दिया रहता है देयर इज एस्टिमेटेड 10% लॉस, ठीक, नॉर्मल लॉस, तो कौन सी लॉस होती है, नॉर्मल लॉस, दैट इज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल इनपुट। जो भी इनपुट आप इंट्रोड्यूस करते हैं प्रोसेस में उस पर लॉस कंसिडर कर लिया जाता है। जैसे आप एज एग्जांपल देखें, अगर आप 3 किलो सरसों लेकर के जाते हैं पिराई के लिए, क्रशिंग के लिए, ठीक, तो 3 किलो में नॉर्मली 1 किलो तेल निकलता है, तो 1 किलो तेल हो गया। और जब उससे आप सैक्स लेंगे, खली लेंगे, उसको भी आप वजन करें, उसी समय पर वेट करें, तो वेट में उसे कितना होना चाहिए, 2 किलो होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। वो उसका वेट कम से कम कुछ नहीं तो लगभग 1 kg 700 ग्राम या 600 ग्राम तक आएगा। रीजन बिहाइंड इट क्या है, क्या कारण हो सकता है कि टोटल वेट घट गया प्रोडक्शन का, जबकि मैंने इनपुट इंट्रोड्यूस किया था 3 kg, आउटपुट जो हमारे पास आया वो कितना आया, 2.7 kg। तो 0.3 kg कहाँ गया, 0.3 kg लॉस इन वेट हो गया, उड़ गया, सूख गया, ठीक। एंड दिस अमाउंट कैन नेवर बी रियलाइज्ड, इसको हम रियलाइज भी नहीं कर पाते, मिलता भी नहीं। एक बार स्क्रैप हो जाए तो उसे आप सेल करके कुछ ना कुछ पैसा रिसीव कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल लॉस जो उड़ गया, हवा में हो गया, उससे आप कोई भी अमाउंट रियलाइज नहीं कर सकते हो। तो कह रहा है एबनॉर्मल लॉस इज कैलकुलेटेड ऑन, तो एट अ फिक्स परसेंटेज ओवर द इनपुट के ऊपर फिक्स परसेंटेज से हम एबनॉर्मल लॉस का एस्टिमेशन करते हैं। आंसर आपका बी होना चाहिए। नेक्स्ट देखें, नॉर्मल आउटपुट इज इक्वल टू, नॉर्मल आउटपुट इज इक्वल टू, नॉर्मल आउटपुट क्या होगा, इनपुट माइनस आउटपुट, नॉर्मल आउटपुट होगा, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, इनपुट माइनस एबनॉर्मल लॉस, या ऑल ऑफ द अबव। बच्चों आप लोगों ने को प्रोसेस कॉस्टिंग मैंने पढ़ाया है और याद भी होगा कि इनपुट से अगर आप आउटपुट माइनस करते हैं, इनपुट माइनस आउटपुट, तो इनपुट माइनस आउटपुट तो क्या आता है आपका, इनपुट माइनस आउटपुट लॉस आ जाती है, राइट। इनपुट माइनस आउटपुट लॉस होगी। और इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस क्या होगा, जो आपकी प्रोडक्शन आई है, ठीक। इनपुट से अगर लॉसेज माइनस कर दिया गया तो बचा हुआ क्या है आपका, प्रोडक्शन है। तो आपसे ऊपर क्या पूछ रहा है, नॉर्मल आउटपुट क्या होगा, तो नॉर्मल आउटपुट क्या होगा, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, यानी बी आंसर शुड बी द करेक्ट आंसर।
कॉस्ट पर यूनिट इज कैलकुलेटेड। कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? टोटल कॉस्ट माइनस टोटल आउटपुट, नॉर्मल कॉस्ट माइनस टोटल आउटपुट, और नॉर्मल आउटपुट, नॉर्मल कॉस्ट माइनस नॉर्मल आउटपुट, ऑल ऑफ द अबव। कॉस्ट पर यूनिट इज कैलकुलेटेड। कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर। कॉस्ट पर यूनिट इज कैलकुलेटेड टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। जितना भी आपकी आउटपुट है, टोटल कॉस्ट को टोटल आउटपुट से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कितनी कॉस्ट पर यूनिट होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय का ऑप्शन कर लें, ये ऑप्शन ए होना चाहिए। टोटल कॉस्ट को टोटल आउटपुट से आप डिवाइड कर लें, ठीक है, और ये ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, एबनॉर्मल लॉस इज कैलकुलेटेड एज। एबनॉर्मल लॉस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? नॉर्मल आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, या इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट माइनस नॉर्मल आउटपुट। अब आप पहले अपने प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चन पर आओ और देखो कि एबनॉर्मल लॉस कैसे निकाली जाती थी। टोटल ऑफ डेबिट साइड माइनस नॉर्मल लॉस ऑफ क्रेडिट यूनिट। यूनिट्स देखिए कि कितना इनपुट आपने लगाया था, उसमें से नॉर्मल लॉस माइनस करने के बाद अगर इनकेस कुछ और भी बैलेंस बचता था आउटपुट के और नॉर्मल लॉस को ऐड कीजिए, टोटल यूनिट से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए? एबनॉर्मल लॉस। यानी एबनॉर्मल लॉस नॉर्मल आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट और नॉर्मल आउटपुट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपकी एबनॉर्मल लॉस हो जानी चाहिए। नॉर्मल आउटपुट मैंने क्या एस्टिमेट किया था, लेकिन एक्चुअली आउटपुट हमारा कम आया, तो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? एबनॉर्मल लॉस होगा। और इसके पहले नॉर्मल लॉस ऑलरेडी डिवाइड माइनस किया जा चुका है, राइट। अब देखें, एबनॉर्मल गेन इज कैलकुलेटेड एज अंडर। एबनॉर्मल गेन्स आर कैलकुलेटेड एज। एबनॉर्मल गेन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? अब देखें, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट करें। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने आपको क्या बताया? नॉर्मल आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, ठीक। तो आपकी क्या हो गई? एबनॉर्मल लॉस। यही उल्टा कर दीजिए तो आपकी गेन आ जाएगी, एक्चुअल आउटपुट माइनस नॉर्मल आउटपुट। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए सी। आंसर ऑप्शन सी, एक्चुअल आउटपुट माइनस नॉर्मल आउटपुट। जब एक्चुअल आउटपुट एक्सीड्स टू द नॉर्मल आउटपुट या एस्टिमेटेड आउटपुट तो आपका एबनॉर्मल गेन होगा, और अगर नॉर्मल आउटपुट इज ग्रेटर देन द एक्चुअल आउटपुट तो इन सच सर्कमस्टेंसेज क्या होगा? लॉस हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रोसेस कॉस्ट इज अप्लाइड इन। प्रोसेस कॉस्ट कहाँ पर अप्लाइड होता है? एयरलाइन कंपनी, प्रोडक्शन कॉस्टिंग, फार्मा इंडस्ट्रीज, ऑल ऑफ द अबव, ठीक। देखें, प्रोसेस कॉस्ट इज एप्लीकेबल इन। प्रोसेस कॉस्ट फार्मा इंडस्ट्रीज में लगाया जाता है। प्रोडक्शन कॉस्ट अभी आपको बताया सिंगल आउटपुट का पार्ट है। एयरलाइंस हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग की पार्ट नहीं होती है, ठीक। और तो यहाँ पर फार्मा इंडस्ट्री आपका आंसर होना चाहिए सी। ईच प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट इज अ। सभी प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट, सेल्स सेंटर। देखें, ईच प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट इज अ। प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट यानी कि कॉस्ट का पार्ट होगा जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक। तो जब कॉस्ट का पार्ट है तो कॉस्ट का सेंटर बनेगा, और अगर फिनिश्ड गुड्स के बाद का सेंटर होता
तो सेल सेंटर बनता। ठीक, कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए आपको टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट करना पड़ेगा, तो कॉस्ट यूनिट आएगी। इन्वेस्टमेंट सेंटर स्टॉक एक्सचेंज में होता है और जहां पर इन्वेस्टमेंट की डीलिंग की जाती है तो वो इन्वेस्टमेंट सेंटर कहते हैं। यानी यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होना चाहिए वो बी है, 13th का बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, नॉर्मल लॉस विल। नॉर्मल लॉस क्या होगा? इंक्रीज कॉस्ट पर यूनिट, डिक्रीज कॉस्ट पर यूनिट, कांस्टेंट कॉस्ट पर यूनिट या ऑल ऑफ दीज। अपना दिमाग लगाओ और सोचो कि घर से हम गए थे 10 किलो आटा लेने, मार्केट में आपको 20 रुपए किलो आटा मिल गया। ठीक, आपने 10 किलो आटा लिया, कितना हो गया? 200 रुपए का, राइट। 10 किलो आटा की कीमत कितना हो गई? 200 रुपए। अब आप लेकर के आ रहे थे, रिक्शे पर बैठे और खूब अच्छी बिहार वाली रोड पर रिक्शा जा रहा था, आप उसमें बैठे हुए थे। रिक्शा खूब तेजी बिहार वाले रोड पर खूब तेजी उछल उछल कर आपको घर तक पहुंचाया। जब आप घर पहुंचे तब आपने उस आटे का वेट किया, पता चला अब 2 किलो रास्ते में गिर गया। ये जो 2 किलो रास्ते में गिर गया, कास्ट तो आपकी 200 रुपए ही लगी थी और 10 किलो लेकर के आए थे 20 रुपए किलो के हिसाब से। ठीक, तो 200 रुपए डिवाइडेड बाय 10 किया तो आपका क्या हुआ? 20 रुपए पर यूनिट कॉस्ट बनी। अब जब आप घर पर लेकर के आए और आटे का वेट किया, वेट करने के बाद अब आपके पास आटा कितना है? 18 किलो और कॉस्ट कितनी लगी हुई है? 200 रुपए। तो 200 डिवाइडेड बाई 18 कीजिए, अब कितना कॉस्ट आ गई पर यूनिट? कितना हुआ कॉस्ट? कैलकुलेट कीजिए इसको और फिर बताइए कॉस्ट पर यूनिट बढ़ गई कि घट गई। 10 किलो आटा लिया था ना 200 रुपए का, तो 20 रुपए पर यूनिट थी। अब आपके पास 8 किलो आटा हो गया और 200 रुपए का हो गया। अब कितना रेट हो गया? 25 रुपए पर केजी पड़ गया आपका। तो जब नॉर्मल लॉस दैट कैन नेवर बी रिकवर्ड, जिनकी रिकवरी हम नहीं कर सकते हैं, ये नॉर्मल लॉस है ना, जिसकी हम रिकवरी नहीं कर सकते हैं, ये हमारी कॉस्ट को बढ़ा देती है, राइट। कॉस्ट को क्या किया? इंक्रीज कर दिया। पहले कॉस्ट पर यूनिट 20 रुपए पर केजी था, अब कॉस्ट पर यूनिट 25 रुपए पर किलो हो गया, तो कॉस्ट क्या हो गया? बढ़ गया। तो नॉर्मल लॉस विल ऑलवेज इंक्रीज द कॉस्ट पर यूनिट, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, विच लॉ डज नॉट अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ऐसी कौन सा नियम है जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पर इफेक्ट नहीं करती? इन्वेंट्री अपनी जगह पर स्वच्छंद विहार करती है। देखें, सीजनल लॉस इन्वेंट्री पर इफेक्ट करेगी कि नहीं करेगी? स्टैंडर्ड लॉस करेगी कि नहीं करेगी? नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। अब आप सोचिए, अपना दिमाग लगाइए कि विच लॉ डज नॉट अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, या ऐसा समझ लीजिए कौन सी ऐसी कॉस्ट है, ऐसी लॉस है जो आपकी इन्वेंट्री को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगी। इन्वेंट्री मीन्स तो जानते ही होंगे, स्टॉक होता है। तो जो हमारे पास स्टॉक रखा हुआ है, इसको सीजन में, सीजन होगा, सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, ठीक है, माल मटेरियल खराब होने का डर रहता है, तो सीजनल लॉस इफेक्ट कर सकती है। क्लियर? फिर देखें स्टैंडर्ड लॉस। स्टैंडर्ड लॉस हम आपको बता चुके हैं कि ये एक एस्टिमेटेड लॉस होती है जो अभी हुई ही नहीं। और नॉर्मल लॉस ये भी हो सकती, क्योंकि चूहे खा सकते हैं, कीड़े पड़ सकते हैं,
सर्दी पकड़ सकती है प्रोडक्ट को आपके, ठीक। एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है, आग लग सकती है, चोरी हो सकती है, एबनॉर्मल लॉस भी हो सकती है। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड लॉस बीच में दिया हुआ है ये कुछ समझ से परे है, ये आपकी इन्वेंट्री को कभी भी इफेक्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि दिस इज वन ऑफ एस्टिमेशन, ये हमने एस्टिमेट किया है कि इतना हो सकता है, ठीक। तो आपका ऑप्शन बी होना चाहिए और क्वेश्चन नंबर 15 का बी आंसर आप टिक कीजिए। नेक्स्ट देखें, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू पर्टिकुलर प्रोसेस आर डेबिटेड टू। जब आप जानते हैं प्रोसेस सभी अपने आप में एक यूनिट होते हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, 4 सो ऑन, तो एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दैट यूनिट, उस यूनिट से रिलेटेड जो खर्चे हैं, यानी प्रोसेस 1 से रिलेटेड, प्रोसेस 2 से रिलेटेड सभी खर्चे होते हैं, तो दे आर सेपरेटली डेबिटेड टू दैट प्रोसेस। उसी प्रोसेस में हम सेपरेटली डेबिट कर देते हैं। देखें क्या बोल रहा है ऑप्शन आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर। ईच प्रोसेस अकाउंट बिल्कुल सही है, यहीं पर जाना चाहिए आपको। सभी प्रोसेस में आपके खर्चे डेबिट होने चाहिए। क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट, बच्चों कभी हमने ये नहीं पढ़ाया आपको कि कोई भी एक्सपेंस कहीं भी क्रेडिट होगा, कभी नहीं होता है। एक्सपेंसेज अगर रिकवर्ड हो जाए तो बात अलग की है। चलिए नेक्स्ट देखें 17 नंबर, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या है, कैसे निकालते हैं हम और इसको कहाँ ले जाते हैं? तो एबनॉर्मल लॉस इज दैट लॉस, एबनॉर्मल लॉस कौन सी लॉस है? विच इज मोर देन एक्सपेक्टेशन, जो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो गई। तो एक्सपेक्टेशन हमारी क्या थी? नॉर्मल लॉस थी, और मोर देन नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस बन गई, ठीक। अब आप देखिए इस लॉस को कहाँ ले जाओगे? क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट, बिल्कुल नहीं, पीएल अकाउंट में क्रेडिट कोई लॉस नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन आपका ए गलत है। क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट, हाँ प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं एबनॉर्मल लॉस को, ठीक, इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेज। आगे देखिए, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं। डेबिटेड टू प्रोसेस अकाउंट, बिल्कुल नहीं। यानी क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में नॉर्मल लॉस के साथ साथ एबनॉर्मल लॉस को भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए बी, 17 का बी। प्रोसेस कॉस्ट इज रिकॉर्डेड, प्रोसेस कॉस्ट कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? बैलेंस शीट में? जी नहीं, अगर ये एसेट्स होती या लाइबिलिटीज होती तो मैं बैलेंस शीट में ले जाता, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी नहीं जाएगा, क्योंकि प्रोसेस कॉस्ट सेल्फ एक अपने आप में यूनिट होती है। इन सेपरेट स्टेटमेंट, हाँ ये हो सकता है, इसका एक प्रोसेस कॉस्ट का अपना एक सेपरेट स्टेटमेंट होता है, कॉस्ट सेपरेट प्रोसेस स्टेटमेंट होता है, वहाँ पर इसे ले जा सकते हैं। तो प्रोसेस कॉस्ट इज रिकॉर्डेड इन सेपरेट स्टेटमेंट। इन सेपरेट लेजर अकाउंट, प्रोसेस की भी लेजर भी, अगर लेजर आप बना रहे हैं तो वहाँ पर भी ले जा सकते हैं। ऑप्शन आपका डी भी हो सकता है, राइट। नॉर्मल स्क्रैप इज कैलकुलेटेड ऑन, नॉर्मल स्क्रैप इज कैलकुलेटेड ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, इनपुट यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट, ऑल ऑफ द अबव। देखिए नॉर्मल स्क्रैप और एबनॉर्मल स्क्रैप। नॉर्मल स्क्रैप दैट इज वन ऑफ द एस्टिमेटेड स्क्रैप। नॉर्मली हम जानते हैं कि 10%, 5% हमारी लॉस हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल स्क्रैप। लेकिन मोर देन द नॉर्मल स्क्रैप विल बी ट्रीटेड एज एन एबनॉर्मल स्क्रैप, राइट। तो एबनॉर्मल स्क्रैप इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, और नॉर्मल स्क्रैप का जो होता है वो रेट ऑलरेडी दिया होता है, और अगर नहीं दिया हुआ है तो प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट के रिगार्डिंग हम उसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। आपका ऑप्शन होना चाहिए ए, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। बैलेंस ऑफ एबनॉर्मल लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू,
बैलेंस ऑफ एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कहाँ पर हम ट्रांसफ़र करेंगे? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्कुल नहीं, कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट दोनों अलग होता है। कॉस्टिंग पीएल, हाँ कॉस्टिंग पीएल में हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। एबनॉर्मल गेन इज ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जी नहीं, कॉस्टिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिल्कुल नहीं ले जा सकते। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, और कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? क्रेडिट साइड में। और आपके ये 21 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। और बच्चों इस वीडियो को एक बार नहीं कम से कम 4 बार देखो। विश्वास रखिए जो एक्सप्लेनेशंस हम आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं उसे आप अपने बुक से भी टैली कर लो, देख लो। हो सकता है कुछ चीज़ें हम ना बताए हों तो उसे वहाँ से भी देखकर कंफर्म कर लो। इन केस आपको कहीं पर भी डाउट आती है आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं, फेसबुक पर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जो भी डिफ़िकल्टीज आपकी होती है वो मैं विद इन टाइम उसे सॉल्व करके आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक, हमारे इस वीडियो को और भी अपने दोस्तों में शेयर करो और उन लोगों से भी इसका फीडबैक लो ताकि वो लोग भी बेनिफिटेड हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं और हमें आपके फीडबैक्स आ रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।